तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को साउंड पढ़ाया था और साउंड का मैंने बिल्कुल बेसिक में स्टार्ट कराया था। ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर नंबर 2 में जहां से लास्ट क्लास में खत्म किया था वहीं से अब इसको स्टार्ट करूंगा। बच्चों याद रखना, साउंड चैप्टर बड़ा प्यारा टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है। इसका फर्स्ट लेक्चर मैंने बताया था कि कितना इंपॉर्टेंट है और कितना इंटरेस्टिंग भी था। सेकेंड लेक्चर में बता रहा हूं कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बताऊंगा। जरा कंप्रेशन क्या होता है, रेयरफैक्शन क्या होता है, इसको मैं तरीके से बताने वाला हूं। उसके बाद बताऊंगा कि वेव्स के 2 टाइप्स, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। उसके बाद मैं एक चीज और आपको जिक्र करूंगा इसके अंदर। इसके अलावा मैं 1-2 चीजें और बताऊंगा, जैसे कि वेव के अंदर ना कुछ पार्ट्स होते हैं, आपको पता होगा। वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड के अलावा होता है और क्या होता है, एक टाइम पीरियड हो गया, स्पीड हो गया और प्लस में लास्ट में क्या होता है, वेवलेंथ होती है। तो ये सब चीज़ बताऊंगा। ये बनता कैसे है, ये बनिया कैसे, मैं हर एक चीज़ बताऊंगा। उसके बाद आज वाली क्लास में ही फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन बताऊंगा क्या होता है, और फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और जो स्पीड होती है वो किस तरह से आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। ये सारी चीज़ आज बताने वाला हूँ। तो आज वाली क्लास से मजे है ना। आज की क्लास जिसने मिस करी उसके चैप्टर नहीं आएगा, ठीक है। देखो जरा, अगर बात करते हैं कंप्रेशन की, तो कंप्रेशन का खेल क्या होता है बच्चों, व्हाट इज कंप्रेशन। तो जब भी कभी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है ना, ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करेगा तो वहां पे क्या बनेगा, सेट ऑफ कंप्रेशन बनता है बच्चों। एंड रेयरफैक्शन क्या बनता है, रेयरफैक्शन बनता है, रेयरफैक्शन बनता है। ये जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा ना बच्चों, तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का सेट बनना है, ठीक है। और इसके वजह से क्या होता है बच्चों, साउंड जो होता है बच्चों प्रोपागेट होता है, ठीक है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तो वहां पर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के सेट बनेंगे और उसकी वजह से साउंड जो होता है बच्चों प्रोपागेट करता है और साउंड आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ऐसे मान लीजिए कि मेरे पास आपको एक वर्ड ट्यूनिंग फॉर्क होता है ना, ट्यूनिंग फॉर्क कुछ इस तरह से होता है, आपकी फिजिक्स लैब में होगा। उसको हल्का सा ऐसे पकड़ के हल्का सा उसको कर देते हैं, तो क्या होता है, वो बहुत देर तक क्या होता है, वो वाइब्रेट करता रहता, देखा है, बहुत देर तक वाइब्रेट करता रहेगा वो। अच्छा है भाई, गिटार देखा होगा, तो गिटार कुछ इस तरह का होता है ना, और उसमें इस पोर्शन पे क्या होता है बच्चों, कुछ स्ट्रिंग लगे होते हैं यहाँ पर। ये स्ट्रिंग जो होते हैं बच्चों, वो इस जगह पे कहीं पर ऐसे करके लगा होता है, ऐसे करके यहाँ पे 1 2 3। और गिटार में क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो चलो, क्या ऐसे थोड़ा सा मैंने गंदा बना दिया मैंने थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसका देखो जरा, यूँ कर दिया मैंने। अगर मैं गिटार पे ना हल्का सा भी ये बहुत स्ट्रेच होती है, मैंने हल्का सा ऐसे पकड़ के उसको यूँ करके छेड़ दिया, तो काफ़ी देर तक वो आगे पीछे होता रहता है। ये कैसे बोलते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं बच्चों। मेरा मतलब इतना सा है कि अगर ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगी ना बच्चों, तो वहां पर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनेगा। अब यहां पर बात होती है कंप्रेशन रेयरफैक्शन होता क्या है ना, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होता क्या है। तो कंप्रेशन इज अ कंप्रेस मतलब क्या हो रहा है, कंप्रेस मतलब होना का मतलब होता है कि पार्टिकल्स आपस में क्लोज आना, हाई प्रेशर रीजन क्रिएट होता है। बनेगा कैसे, देखो जरा। जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता ना बच्चों, वेन एवर ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, जब भी कभी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होगा तो आगे पीछे करता रहता है। जब वो आगे आएगा तो आगे वाले पार्टिकल्स को क्या करेगा, पास ले आता है, नजदीक ले आएगा। और सारे पार्टिकल नजदीक आएंगे तो क्या होगा, वो बहुत क्लोज आ जाएंगे। बहुत क्लोज आएंगे तो हाँ, पार्टिकल क्लोज आ गए, वहां पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। हाई प्रेशर बनेगा उसे बोलेंगे कंप्रेशन, उसे बोलेंगे कंप्रेशन कहते हैं।
फिर जैसे ही वो ऑब्जेक्ट जो था वो पीछे आया, अब पीछे आया तो यहाँ पार्टिकल खुल गए, सारे पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे, वहाँ क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, उसे बनेगा रेयरफेक्शन। फिर वो आगे आएगा तो पार्टिकल क्लोज आ गए, कंप्रेशन, फिर पीछे गया, सारे पार्टिकल दूर दूर हो गए, उसे बोलेंगे रेयरफेक्शन कहते हैं। समझ पा रही हो उस चीज़ को? तो कुल मिला के देखो जरा क्लास, आप कुछ भी वाइब्रेट करते हो तो वाइब्रेशन करोगे ना तो इस तरह से कंप्रेशन होता है, ये सारे पार्टिकल क्लोज पार्टिकल आ गए, सारे के सारे पार्टिकल, ठीक है, इसे कंप्रेशन बोलते हैं। फिर रेयरफेक्शन क्या होता है, यहाँ देखो पार्टिकल खुल गए, फिर कंप्रेशन क्या होता है, बहुत ही क्लोज होता है, फिर रेयरफेक्शन कुछ ऐसा होता है, फिर कंप्रेशन कुछ ऐसा बनेगा, फिर रेयरफेक्शन कुछ ऐसा बनेगा बच्चों। तो क्या होता है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। तो इस तरह से वगैरह साउंड प्रोपोगेट करती है बच्चों, ये सो वन चलता जाता है बच्चों, ठीक है, बात समझ में आई? तो जब भी कभी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा ना तो इस तरह से कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, ठीक है। तो देखेंगे व्हाट इज कंप्रेशन, कंप्रेशन क्या होता है, देखना, व्हेन द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, छाप लिखो जरा, when the object vibrates, क्या होता है, when the object vibrates it pushes the particles in front of it, in front of it, ठीक है, ये अपने पार्टिकल जो अपने आगे के पार्टिकल उनको पुश करता है, एंड particle comes close to each other, comes close to each other, वो एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं बच्चों, and creates a region of high pressure, region of high pressure is called compression कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, कंप्रेशन कहते हैं। याद रहेगी बात बच्चों, ये कितनों को समझ में आई बच्चों? वहीं पे क्या होता है बच्चों, आता है रेयरफेक्शन होता है। व्हाट इज रेयरफेक्शन होता है, when the object vibrates, ठीक है, and goes backward, ठीक है, it releases the particles, it frees the particles of high pressure, and particles go far away from each other, and create a region of low pressure, is called what, is called रेयरफेक्शन कहते हैं। कितनों क्लियर बच्चों, is called रेयरफेक्शन कहते हैं। समझ में आया बच्चों?
कंप्रेशन और रेयरफेक्शन कितनों को समझ में आ गई बात? चलो छाप लो फटाफट जल्दी से को। अच्छा जब हो जाए ना, this makes the sound wave, this makes the sound wave propagates through the medium. This makes the sound wave propagate through the medium. Compression क्या है? Compression is the region of high pressure. Region of high pressure and rarefaction is the region of low pressure. फटाफट छाप लो क्लास जल्दी से। तो क्लास आपने क्या होता है बच्चों, एक ना पीछे बच्चों बातें, अब एक ना एक्सपेरिमेंट आएगा बच्चों आप लोगों के एग्जाम में, कि एक एक्सपेरिमेंट से बताना पड़ता है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। साउंड नीड अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। ये एक एक्सपेरिमेंट कब की बात है, 2009 में, जो मैंने जब 9th पास किया था ना, 9 की बात है, 9 की बात है। उस साल से मैंने देखा था, उस साल ना आई थिंक आखिरी बार था वो, फिर 3 साल लगातार नहीं आया, 12 तक नहीं आया था देखा था मुझे। फिर 13 से जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, 9th क्लास 13 और 12 से मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो फिर यूट्यूब वगैरह में टीचर्स ने खूब पढ़ाना शुरू किया इस टॉपिक को। फिर बाद में एग्जाम में आने लगा, लेकिन कुछ टाइम से चीज़ नहीं आ रही है। यूट्यूब वगैरह में भी टीचर्स को क्वेश्चन को नहीं देते, क्योंकि मोस्टली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है, और टीचर क्या करते हैं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बच्चों को डालते ही नहीं, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड डालते हैं। मैं पढ़ा देता हूँ, देख लेना ज़रा, ठीक है। पहले के टाइम में ना टीचर्स के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे क्वेश्चन बड़ा वैसा हो गया है, लंबा क्वेश्चन होता है, बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, तो टीचर डालते भी नहीं अब। फिर भी एक बार पढ़ लो, क्या पता काम आ जाए तुम्हारे, ठीक। देखो क्या होता है, साउंड नीड अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन, ठीक है। एक्सपेरिमेंट which shows the sound need a medium for its propagation, ठीक है। साउंड नीड अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। कैसे करोगे बच्चों, देखो जरा, इसका बड़ा सिंपल सा खेल है, बड़ा ही सिंपल सा खेल है इसका, देखो जरा। पहले होता है एम, एक्सपेरिमेंट का एम होता है बच्चों, फिर होता है मटेरियल रिक्वायर्ड, ठीक। ये 2 चीज़ रख लो। उसका तो प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर, ठीक। और लास्ट में होता है फिर कंक्लूजन, लास्ट में होता है फिर ऑब्जर्वेशन, फिर कंक्लूजन। कभी भी अगर आप एक्सपेरिमेंट लिख रहे हैं तो इस फ्लो में चला पाएगा ना एम, कि इसे एक्सपेरिमेंट करने का आपका एम क्या है, तो एम क्या है, टू शो दैट साउंड नीड अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, ठीक है। मेटेरियल क्या है, एक बेल जार होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक बेल होती है अपन को, एक इलेक्ट्रिक बेल, देखियो इलेक्ट्रिक बेल स्कूल में लगा होता है, बड़ी गंदी सी आवाज आती है इसमें, किर्र, है ना। जार, वायर, स्विच, ठीक। उसके बाद क्या होता है, वैक्यूम पंप होता है, वैक्यूम पंप होता है। और कुछ चाहिए? नहीं, ठीक नहीं है। वायर, स्विच, वैक्यूम पंप, इलेक्ट्रिक, ठीक है, काफ़ी है।
अब इसका तो ना एक डायग्राम बनाते हैं बच्चों। एक बेल जार कुछ ऐसा बनेगा, बेल जार कुछ ऐसा होता है, थोड़ा सा ना ऐसा बना दिया मैंने। एक मैंने रबड़ का एक ये ढक्कन होगा उसका, ऐसा बन गया, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा मैं छेद किया और छेद करके इसमें मैंने इलेक्ट्रिक बेल लगा दिया मैंने। होता है कुछ ऐसा, कुछ होता है इलेक्ट्रिक बेल। और यहाँ पर हमने क्या किया, उसको हमने आगे से फिट करके वायर लगा दिया, यहाँ पे लगा दी स्विच, अपन लोगों ने यहाँ पे स्विच लगा दी, ये स्विच हो गई। और यहाँ से कर देंगे वैक्यूम पंप जो होता है बच्चों, यहाँ से इसे कनेक्ट कर देंगे। इसको बोलते हैं वैक्यूम पंप, कहते हैं वैक्यूम पंप, ठीक है। ये होता है बेल जार होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक बेल होगा, ये होता स्विच, ये होता वायर, और क्या चाहिए बस, ठीक है। कोई दिक्कत? प्रोसीजर पहला पॉइंट लिखेंगे बच्चों जरा। We set up the electric bell in the bell jar with wire and switch as given in the diagram, given in the डायग्राम। यहाँ से इसको एनर्जी मिल रही है, कहीं से लगा लो, इसको एनर्जी मिल रही है, यहाँ से इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई मिल गई, सप्लाई मिलेगी इसको। अभी स्विच ऑफ है, ठीक है, ठीक है। जल जार when the switch is on, switch is on, जब स्विच को ऑन करेंगे, स्विच ऑन ऐसा होता है, बिजली कहाँ होगी बच्चों, बिजली यहां से होते अंदर जाएगी और बेल बजना शुरू हो जाएगा, ठीक है, बेल बजना शुरू हो जाएगा। एंड इलेक्ट्रिक बेल स्टार्ट्स रिंगिंग, स्टार्ट्स रिंगिंग होता है ना बच्चों। जैसे बिजली मिली वो बहुत तेजी से बेल बजना शुरू होगा, बहुत तेज बजना शुरू हो जाएगा बच्चों। अब अचानक से क्या हुआ, जब बेल बजना शुरू होगा, बहुत तेजी से बेल बजेगा, बेल बजेगा, बेल बज रहा है, बेल बज रहा है, बजता ही जा रहा है। तभी क्या हुआ, कहानी में आया ट्विस्ट। प्लॉट ट्विस्ट क्या होता है, वी स्टार्ट द वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप को स्टार्ट कर दिया, ठीक। वी स्टार्ट अ वैक्यूम पंप आफ्टर सम टाइम, ठीक है, हमने कर दिया। पहले सेटअप बनाया, फिर बिजली दी, बिजली देने का हमने वैक्यूम पंप स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब देखेंगे ऑब्जर्वेशन कि हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। बस नहीं, अब ऑब्जर्वेशन क्या है बच्चों, इनिशियली इलेक्ट्रिक बेल स्टार्टेड रिंगिंग, बहुत तेजी से रिंगिंग लाउडली, बट व्हेन the vacuum pump started, the sound become feeble, the sound becomes feeble, मतलब feeble कमजोर हो गया, become feeble, साउंड जो था वो क्या होगा, कमजोर हो गया, कम होता गया। एंड फाइनली इलेक्ट्रिक
बेल इज रिंगिंग बट नो साउंड प्रोड्यूस्ड। ठीक है, फटाफट छाप लो बच्चों। यहाँ पे चेंज कर लो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बेल होगा सभी, इलेक्ट्रिक बेल कर लो। ठीक है, हाँ ठीक है। सॉरी, तभी ज़्यादा खराब हो रखी है। तो क्लास देखो जरा, क्लास कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा है। इनिशियली क्या था बच्चों, जैसे ही हमने क्या किया, जैसे ही हम लोगों ने क्या किया कि बिजली स्टार्ट किया दिया इसको, तो बिजली लेते क्या ये बेल बजनी शुरू हो गई। लेकिन होता क्या है कि जैसे मैंने वैक्यूम पंप ऑन करूंगा तो ऑब्जर्व करेंगे क्या कि धीरे धीरे ये सारा का सारा जो क्या है, जो बिजली है तो बेल तो बजेगा बट साउंड नहीं आ रही है। बात समझना, बिजली दी, बेल बजनी स्टार्ट हुई, वो कर्र से आवाज आई, हमारे कान की स्थिति कर गई इसने। हाँ, इतनी तेज आवाज आती है इसकी कि कान के पर्दे फट जाते। कभी देखा है? स्कूल में होते हैं मोस्टली, बहुत गंदी सी आवाज आती, बहुत गंदी सी आवाज। वो पहले के टाइम में थे कि एक पियोन अंकल आते थे और घंटी वाले टन टन बजाया करते थे। लेकिन अब सारा का सारा काम क्या है, बिजली वाला हो चुका है, डिजिटल इंडिया। अब क्या होता है बच्चों, एक बार, अब तो इवन ये तो करंट किससे होता है, मोबाइल से कनेक्टर होता है। एक बार आपने मोबाइल को वो लगाया, दबाया और ये बनना शुरू हो जाता है, देखियो। और इवन कुछ में अलार्म फिट होता है कि 12 बजते बजेगा ये होगा, 12:23 बजेगा अपने बज जाएगा। देखियो, कंसर्न किसी बात को लेकर है कि हमने इसको बजाया, बिजली दिया, इसको बजाया, ये बहुत तेज आवाज करता है, यहां से वैक्यूम पंप ऑन कर दिया। वैक्यूम पंप के ऑन करते ही हम नोटिस करेंगे कि स्टार्टिंग में ये बज रहा था, लेकिन बाद में अपने आप ही क्या हो गया, बंद हो गया। मतलब ये तो बज रहा है लेकिन इसकी आवाज धीरे धीरे थोड़ी कम हुई, कम होती गई, और एक वक्त ऐसा आया कि बिल्कुल आवाज आ ही नहीं रही। यहां से बिजली जा रही है, इसका मतलब बेल बज रहा है, ये बार बार इसको स्ट्राइक करेगा बट हमें आवाज नहीं आएगी। ये आवाज क्यों नहीं आ रही है, कारण है इसके पीछे। वो कारण क्या है बच्चों, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अब क्या हुआ ना बच्चों, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है और हमने क्या कि जैसे हमने वैक्यूम पंप ऑन किया, अंदर की सारी एयर को बाहर निकाल रहा है। सोचो अगर अंदर की सारी एयर अगर बाहर निकल जाएगी तो अंदर के पार्टिकल तो नहीं रहेंगे। अब अंदर की सारी एयर बाहर निकल गई, पार्टिकल सारा बाहर निकल गया, तो क्या बचा, कुछ नहीं, वो पूरा का पूरा वैक्यूम हो गया। और मैंने कल बताया था कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए पार्टिकल की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ के सारे पार्टिकल वैक्यूम पंप की वजह से बाहर निकल गए, तो पार्टिकल तो है ही नहीं ना। अब पार्टिकल नहीं है तो साउंड वेव आप कितनी प्रोड्यूस कर लो, पार्टिकल साउंड वेव को प्रोपेगेट करते हैं, सारे पार्टिकल तो बाहर आ गए, साउंड वेव प्रोड्यूस तो हो रही है बट वो प्रोपेगेट नहीं हो पा रही है। ठीक है, प्रोपेगेट क्यों नहीं हो रही, क्योंकि पार्टिकल्स नहीं है। पार्टिकल्स होते तभी तो वो आगे एनर्जी देते। अब सारे के सारे पार्टिकल ने बाहर निकाल दिए तो यहाँ तो कोई पार्टिकल ही नहीं है, नो पार्टिकल। तो अब यहाँ पे हम कितना भी साउंड प्रोड्यूस करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सुनाई नहीं देगी। क्यों, बिकॉज देयर इज नो पार्टिकल्स। बात समझ में आई, पीछे आ रही बात समझ में, पीछे आपको पीछे से समझ में आ रही बात, बीच से आगे से। तो वैक्यूम पंप क्या करता है, वैक्यूम क्रिएट करेगा। वैक्यूम मतलब जहां पर कोई पार्टिकल्स नहीं होता, वो क्या करता है, यहां के सारे पार्टिकल को बाहर निकाल देगा। सारा का सारा एयर को बाहर निकाल दिया। अब सारा का सारा एयर अगर बाहर निकल गया तो क्या बचा, कुछ नहीं। अब अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं बचा, आपने बिजली स्टार्ट भी कर दी, बेल बज भी रहा है, पार्टिकल ही नहीं है, साउंड कहाँ से आएगा, क्योंकि साउंड को कैरी करने का हम तो पार्टिकल कर रहे हैं ना भाई, पार्टिकल नहीं है, साउंड कहाँ से लाओगे। बात सुन नहीं, आज मैं कुछ बोल रहा हूँ, तुम सुन पा रहे हो, क्यों, बिकॉज हम लोगों के बीच में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, एयर पार्टिकल्स होते हैं, एयर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, वो एनर्जी मेरे यहाँ से आपके कानों तक प्रोपेगेट करते हैं। अगर कुछ ऐसा हो कि हमारे बीच से कोई वैक्यूम पंप हमारे इस पूरे रूम के वैक्यूम पंप लगा दें और सारा का सारा वैक्यूम क्रिएट कर दें पूरे के पूरे इसके एरिया के अंदर, मैं कितना कुछ बोल लूँ आपको सुनाई नहीं देगा।
स्पेस के अंदर क्या होता है, कुछ इतनी बड़ी बड़ी आवाजें आती हैं, सुनाई क्यों नहीं देती? क्यों? वैक्यूम क्रिएट हो रखा है। स्पेस में कोई एक्सप्लोजन होगा, हमारे अर्थ हम तक सुनाई क्यों? अगर मान के चलो स्पेस में कोई भी एक्सप्लोजन होता है और कोई बंदा अगर वहाँ पे बैठा हुआ है, स्पेस में कोई जा रखा है, उनको सुनाई क्यों नहीं दे रही? क्योंकि हम बीच में वैक्यूम क्रिएट हो रखा है। वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर साउंड पार्टिकल प्रोपेगेट ही नहीं हो पाएंगे। प्रोपेगेट नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा, साउंड आएगी नहीं। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बातें? तो प्रोपेगेशन का रूल क्या है, साउंड प्रोपेगेशन का रूल क्या है कि पार्टिकल जो होते हैं वो साउंड को प्रोपेगेट करवाते हैं। अगर वहां पार्टिकल नहीं है, साउंड प्रोपेगेट नहीं होगा। कितना क्लियर है? तो कंक्लूजन लिख लो, कंक्लूजन यहां लिखवा दो, पीछे मैं लिखवा दूं, कंक्लूजन लिख लो। कंक्लूजन लिखना कि इट इज कंक्लूडेड दैट, कंक्लूजन क्या है, वैक्यूम पंप created the vacuum in the bell jar। ठीक है, ड्यू टू दिस vacuum create vacuum in the bell jar, due to this no sound propagates। इसका तो कोई साउंड प्रोपेगेट नहीं हुआ, हेंस क्या होगा बच्चों, अगर साउंड प्रोपेगेट नहीं हो रहा, नो साउंड प्रोपेगेट्स, हेंस it is concluded that sound need a medium for its propagation। फटाफट छाप लो बच्चों क्लास। बस इसको मिटा रहा हूं बच्चों, जो इसको ऑनलाइन देख रहे हो बच्चों, आप लोग बता देता हूं, वीडियो को पॉज करके देखते रहो भाई, वीडियो को पॉज करके देख लेना। अच्छा एक चीज बता देता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो वेव दो तरह के होते हैं बच्चों, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। आपके एनसीईआरटी के अंदर दो एक्टिविटी गिवन, एक्टिविटी नहीं करवा पाऊंगा अभी बिकॉज मेरे पास स्प्रिंग नहीं है, बट मैं बता देता हूं, हमारे पास वेव जो होता है, वेव दो तरह के होंगे बच्चों, एक होगा लॉन्गिट्यूडनल, एक होगा ट्रांसवर्स। एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, एक और ट्रांसवर्स वेव होता है। अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव, का तरीका होता है बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल वेव का तरीका है बच्चों, क्या चीज है बच्चों, देखो जरा, कोई पूछ दे कि व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, तक इसका तरीका बड़ा सिंपल सा होता है, बहुत सिंपल तरीका, देखो जरा, कि व्हेन the particle of waves travels parallel to the direction of waves। ठीक है, such wave is called, क्या होगा बच्चों, is called longitudinal wave, longitudinal wave कहते हैं। ठीक है, ऐसे वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव। ठीक है, जब पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे मान लो एक वेव है, वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ वेव क्या है बच्चों, इस डायरेक्शन में है।
और पार्टिकल है वो भी उस डायरेक्शन में जा रहा है, पार्टिकल्स है वो भी उस डायरेक्शन में जा रहा है। जब वेव और पार्टिकल दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं ना, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, दोनों के दोनों क्या है, इट्स अ लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। अगर बोलूंगा मैं ट्रांसवर्स वेव बोलूंगा, अगर मैं बोल रहा हूं ट्रांसवर्स वेव की बात करूंगा मैं, ट्रांसवर्स वेव की, ठीक है, इसकी खास बात क्या होती है बच्चों कि when the particle propagates perpendicular to the direction of propagation of waves, ठीक है, when particle propagate perpendicular to direction propagation of wave is called transverse wave, is called transverse wave. For example, इलेक्ट्रिक वेव। इसमें क्या होता है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ वेव क्या होता है, ऐसे होगा, और पार्टिकल जो यूं जाएगा, पार्टिकल ऐसे आएगा, पार्टिकल यूं जाएगा। पार्टिकल जो होते हैं वो कुछ ऐसे मूव करते हैं बच्चों, दिख रहे हैं, पार्टिकल ऐ जाएंगे, यूं जाएंगे, यूं जाएंगे, इस तरह जाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं बच्चों। ये कितनों को समझ में आई बात। जब पार्टिकल और वेव दोनों सेम डायरेक्शन जाएंगे उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं बच्चों। लेकिन जब वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर लिए, पार्टिकल के उसके अप वो होता है ना, परपेंडिकुलर जा रहे हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। एक बेहतरीन एग्जांपल दिखाता हूँ। कभी तुमने देखा है पहले, अभी तो खैर पानी भरता नहीं है, पहले हम छोटे थे ना बचपन में, तो हमारी गली में पानी भर जाया करता था, क्योंकि गली ना मिट्टी की हुआ करती थी। अब तो गली में प्लास्टर वगैरह कर दिया, मज़ा, हाँ मज़ेदार हो गया, बारिश होके निकल जाती, पानी बिल्कुल बैठता नहीं है। पर पहले 3-3 दिन 4-4 दिन पानी उसमें पड़े रहते थे, याद, पानी रुक जाया करता था कभी कभी। तो हम क्या करते थे, उस रुके हुए पानी में नाव चलाया करते थे। तो उसमें किसी ने पत्थर कोई मार देता था, कोई थूक फेंक के भाग गया, देखे थे, ये फैक्ट था। मैं बड़ा गंदा था, मैं फर्स्ट फ्लोर से थूक देता था उसके पानी के अंदर, ठीक, और चेक करता था, देखता हूँ कि कितना ज़्यादा वो बड़ा बबल बनता है। मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूँ, मैं बड़ा गंदा था। अब होता क्या था ना कि मैंने ऐसा कुछ कर दिया, तो जो बबल बनता था, बबल कैसे कुछ बनता है, वो कुछ ऐसे बनता था। पहले छोटा बबल, फिर बड़ा, वो पहले छोटा, वो एक वो बनता था, लहरें बनती थी, पहले छोटा सर्कल, फिर बड़ा, फिर बड़ा और बड़ा, और करते करते वो बिल्कुल किनारे तक आता था। देखा था। अगर उसको सरफेस देखो तो कुछ यूं जाएगा, ऐसे ऐसे करके जाएगा, होता है। तो ध्यान से देखो, तो वेव यूं जा रही है और पार्टिकल क्या है, वो ऐसे 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 ट्रेवल कर रहा है। ये भी क्या एक तरह का ट्रांसवर्स वेव है। कोई दिक्कत? अगर पानी के अंदर जो लहरें उठती है ना बेटे, पानी के अंदर आपने पत्थर फेंक दिया तो रिपल्स में आ रही है, रिपल्स है ना, एक रिपल्स हुआ, रिपल्स और टाइम डिफरेंस हुआ। रिपल्स होता है वो थोड़ी छोटी बड़ी लहरें होती हैं, तो वो भी क्या कहता है, ट्रांसवर्स वेव होती हैं। तो अगर रिपल्स इन वाटर, वो भी क्या कहता है, फॉर्म्स अ ट्रांसवर्स वेव, फॉर्म्स अ ट्रांसवर्स वेव। समझ में आया? छाप लो मुझे फटाफट से।
अच्छा बच्चों ध्यान दो, ये तो होगी बात खत्म। देखो जब भी कभी ना आपके पास एक साउंड वेव बनता है या वेव बनेगा ना, उसमें कुछ जितने वेव बनते हैं, चाहे वो लॉन्गिट्यूड हो चाहे ट्रांसवर्स हो, उसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं बच्चों, कुछ क्वालिटीज होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, या वेव कर लो तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है बच्चों? वेवलेंथ होता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी बच्चों? फ्रीक्वेंसी। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी बच्चों? एम्पलीट्यूड। चौथी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है बच्चों? टाइम पीरियड। चौथी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी बच्चों? उसकी स्पीड। पांचवी कैरेक्टरिस्टिक स्पीड होती है। वेवलेंथ के लिए स्पेशली एक वर्ड होता है लैम्बडा, दिस वन। फ्रीक्वेंसी के लिए होता है नू, दिस वन। एम्पलीट्यूड के लिए दिखाते हैं ए से दिखाते हैं, टाइम पीरियड को टी से और इसको वी से, ठीक है। कोई दिक्कत? क्लियर बात बच्चों? सेकंड वाला कैसे है? नू इसको पढ़ने का तरीका होता है रेड क्या पढ़ते हैं बच्चों? एज लैम्बडा। क्या पढ़ेगा? लैम्बडा। इसको पढ़ते हैं रेड एज, इसको पढ़ते हैं नू। क्या पढ़ेगा? नू पढ़ेंगे इसको, नू है। तो जे कर तो नू कर, है करते ना, है ना। उसके बाद क्या होता है बच्चों? ये ए होता है, ये टी ओ वी, तो पता ही है ना। इसको बोलते हैं लैम्बडा, इसको पढ़ेंगे नू, ठीक है। अभी पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा म्यू पढ़ा होगा, है ना, म्यू पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं बाद में। चलो समझ में आया? देखो बच्चों लैम्बडा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये समझना बच्चों। पहले मैं आपको इसमें 2-3 चीज सिखा देता हूं। अगर आप लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करते हो, लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करोगे तो पार्टिकल कुछ ऐसे मूव करेगा। ठीक है, ऐसा होता है। कंप्रेशन, रियरफैक्शन, कंप्रेशन, रियरफैक्शन, कंप्रेशन, रियरफैक्शन होता है। और अगर ट्रांसवर्स वेव की बात करते हो बच्चों, ट्रांसवर्स वेव की बात करोगे कुछ ऐसा बनता है बच्चों। ये होती एवरेज, ये होता कंप्रेशन, ये होता रियरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, ये होता रियरफैक्शन, कंप्रेशन, ठीक है। अब कंसेप्ट ये होता है, दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के बीच की दूरी, दो लगातार जो कंप्रेशन आ रहे हैं या दो क्रमागत जो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन होंगे, उनकी बीच की दूरी को बोलेंगे क्या? अपन लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडल। दो कंसेक्यूटिव रियरफैक्शन की बीच की दूरी को बोल देंगे लॉन्गिट्यूडल, वो सही वेवलेंथ बोलेंगे, ठीक है। दो कंप्रेशन या दो रियरफैक्शन। तो कोई पूछता है कि वेवलेंथ की बात करता है, व्हाट इज वेवलेंथ, क्या बताओगे? क्या होता है? व्हाट इज वेवलेंथ? तो डिस्टेंस बिटवीन टू
कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की बीच की दूरी का बोलते हैं, इज कॉल्ड दी वेवलेंथ। कोई दिक्कत? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के बीच की दूरी को बोलते हैं वेवलेंथ कहते हैं, डिनोटेड बाय लैम्बडा। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों उसकी? मीटर होती है बच्चों। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर होती है। गुड। अगर देखा जाए तो यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी क्या बोलेंगे? वेवलेंथ कहेंगे। यहां से लेकर यहां तक की बीच की दूरी जो होती है बच्चों, यहां से यहां तक की, ये लंबा कहलाएगा। ठीक है, याद रहेगी बात बच्चों? या बोल दो यहां से लेकर, या तो इसके हाफ से लेकर इसके हाफ तक कर दो, हाफ तक कर दो, या बोल दो यहां से लेकर यहां तक लैम्बडा कहलाएगा, या बोल दो यहां से लेकर यहां तक लैम्बडा कहलाएगा बच्चों। मतलब कुल मिला के ये देख लो कि दो लगातार कंप्रेशन या दो कंप्रेशन के बीच की दूरी या दो रेयरफेक्शन के बीच की दूरी होती है, कंप्रेशन कहलाती है। तो एग्जांपल दिखाया था तुमको, नोट कर लिया इसको? ये नोट किया? मैं इसको दोबारा ठीक से बता देता हूँ जरा तुमको। मैं ये नोट करना है? कर लिया? मैं इसको तरीके से बताया तो देखो बच्चों, देखो देख लेना वेवलेंथ का, वेवलेंथ ये स्पेशल, ये डायग्राम में बताऊंगा ना, वो नोट करना बच्चों। ये डायग्राम ये प्रॉपर नोट करना, ये वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करवा रहा हूं। देखो यहां से देखो, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, कहते हैं इसको क्रेस्ट बोलेंगे, इसको ट्रफ बोलते हैं। फिर ये क्रेस्ट हो जाएगा बच्चों, और ये ट्रफ होता है। क्रेस्ट जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? कंप्रेशन। और जो ट्रफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? रेयरफेक्शन। कोई दिक्कत? ठीक है, या तो ये कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो बच्चों, इसमें देखो, इसमें एक कंप्रेशन एक रेयरफेक्शन आ गया, फिर कंप्रेशन जहां स्टार्ट हुआ तो इन दोनों के बीच की दूरी को बोलेंगे वेवलेंथ बोलेंगे। एक यहां से स्टार्ट हुआ बच्चों, ये वेवलेंथ है, दिस इज व्हाट वेवलेंथ होता है। याद रहेगी बात कि दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के बीच की दूरी वेवलेंथ कहलाती है, दो कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन के बीच की दूरी वेवलेंथ कहलाती है। ये रेयरफेक्शन क्या होगा? वेवलेंथ कहलाएगी। ये कंप्रेशन उनकी बीच की दूरी क्या होगी? वेवलेंथ कहलाती है। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, डाउट समझ में आया इसमें? चलो, वेवलेंथ क्लियर है। अगर मान लो लॉन्गिट्यूडनल वेव अगर आ गया, अगर मैंने बोला लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात कर रहा हूं मैं, तो कुछ ऐसा होता है बच्चों, कुछ ऐसा होगा। अब देखो, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, दिख रहा है? यहां से स्टार्ट हुआ, इसे वेवलेंथ बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? दो कंप्रेशन के बीच की दूरी वेवलेंथ, दो रेयरफेक्शन के बीच की दूरी वेवलेंथ।
याद रहेगी बात? चाहो तो उसको नोट कर सकते हो, इसकी जस्ट नीचे। ठीक है, चलो छाप लो फटाफट जल्दी से बच्चों को जरा। एक होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों? ठीक है, अब देखो बच्चों मैं एक बात बताता हूं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, समझना। अगर मैं ये डायग्राम बनाता हूं बच्चों, ये तो हाफ ऑसिलेशन, कंप्लीट ऑसिलेशन, हाफ ऑसिलेशन, कंप्लीट ऑसिलेशन। तो ऐसे कितने कंप्लीट ऑसिलेशन बन रहे हैं? ठीक है, यूनिट टाइम में होता है क्या है? ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस इन यूनिट टाइम, नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस इन यूनिट टाइम is called the frequency। ठीक है, ऐसे होता है ना बच्चों, हाफ ऑसिलेशन, कंप्लीट ऑसिलेशन, फिर ऐसे कि हाफ, फिर कंप्लीट, फिर हाफ ऑसिलेशन, कंप्लीट ऑसिलेशन। तो बोलते हैं यूनिट टाइम के अंदर, यूनिट टाइम मतलब 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 घंटे में ऐसे कितने ऑसिलेशन बन रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको। ठीक है, नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन इन यूनिट टाइम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अच्छा याद रखना, डिनोटेड बाय दिस वन, इसको बोलते हैं नू कहते हैं। क्या बोलेंगे? नू बोलेंगे इसको। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? एस आई यूनिट क्या होती है बच्चों उसकी? लिखना, सेकेंड इनवर्स और हर्ट्ज। इसको दिखाते हैं HZ से, दिखाते हैं HZ, हर्ट्ज। एक साइंटिस्ट थे, नाम था उनका हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज, नाम था हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। उनको सम्मान देने के लिए क्या बच्चों, उनकी यूनिट हर्ट्ज कर दी गई थी। ठीक है, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज को वो। अच्छा ये क्लियर है बच्चों? एक होता है एम्पलीट्यूड, होता है एम्पलीट्यूड। ये क्या होता है? कोई अगर पूछता है व्हाट इज एम्पलीट्यूड, तो क्या बताओगे इसके बारे में? उसको ऐसे बताना है, एम्पलीट्यूड को इस तरह से क्लियर करना कि जैसे मान लो कोई पार्टिकल है बच्चे, तो पार्टिकल पहले यहाँ से ऐसे बना, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया और ऐसे आया। ध्यान दो, इसको बोलते हैं एवरेज लाइन कहते हैं। एवरेज लाइन से वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई उसकी? ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? इस एवरेज लाइन से मैक्सिमम कितना ज़्यादा डिस्प्लेस हो रहा है, वो एवरेज लाइन से मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हो रहा है, दैट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं बच्चों हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं बच्चों। क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड कहते हैं उसको। याद रहेगी बात? तो अगर बोलता है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है बच्चों, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द नॉर्मल और एवरेज इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड कहता है इसको। ठीक है, सेकंड क्या होता है? ऐसा यूनिट क्या होता है इसके बच्चों? उसकी सेंटीमीटर होती है। फटाफट नोट करें क्लास, छाप लो जल्दी से। अब एक टॉपिक है, देखो टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ बच्चों में, ये नोट कर सको। अब देखो टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? अब जैसे मैंने बोला कि अगर पार्टिकल की बात कर रहा हूँ तो देखो ये होता है हाफ रिवोल्यूशन, कंप्लीट रेवोल्यूशन, हाफ रेवोल्यूशन, कंप्लीट रेवोल्यूशन, या मतलब सॉरी हाफ ऑसिलेशन, कंप्लीट ऑसिलेशन, हाफ ऑसिलेशन, कंप्लीट ऑसिलेशन होता है। तो
क्या होता है बच्चों, टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। मैंने रिवोल्यूशन लिखवाया था पिछली बार में, पिछली बार इसमें रिवोल्यूशन लिखवाया था मैंने, क्या ऑसिलेशन, हाँ। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ऑसिलेशन इज कॉल्ड द इज कॉल्ड व्हाट, टाइम पीरियड कहते हो, इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और उसको दिखाते हैं क्या, डिनोटेड बाय टी। कोई दिक्कत हुई? अच्छा, और लास्ट में क्या, स्पीड। स्पीड क्या है बच्चों, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कोई वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, डिनोटेड बाय v। बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि वेव जो है कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। और इस वीडियो को थोड़ा सा मैं नेक्स्ट क्लास में आगे इसको आगे कंटिन्यू करवाऊंगा, कुछ काम पड़ रहा है तो इसलिए अभी के जाता हूँ बच्चों में, और अपन लोग कल मिलते हैं, कल वाली क्लास में इसको और अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। जाओ बच्चों, बाय।